चलिए, कल हम लोग अरस्तु की भ्रामकता पढ़े थे। वो कहता था कि यदि किसी वस्तु को गतिमान रखना है तो क्या लगाते रहना चाहिए? बल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर गैलीलियो आए और उसके भ्रम को दूर किया। उसने क्या कह दिया, किसी वस्तु के विराम अवस्था या गत्य अवस्था में तभी परिवर्तन होता है जब वस्तु पर बाह्य बल कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपके न्यूटन के गति का पहला नियम है कि यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गतिशील है तो गति करती रहेगी और स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कि बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब ये है कि यदि ये पंखा चल रहा है तो इसको चलते रहना है। कब तक? जब तक इसमें बाह्य बल न लगाया जाए, है ना। एक बार चालू कर दोगे तो चलते रहना चाहिए, पर हमारे दैनिक जीवन में ऐसा होता नहीं। सिद्धांत कुछ और कहता है और देखते हम कुछ और हैं। ये पंखा यदि मैं अभी कनेक्शन बंद कर दूं तो ये भी बंद हो जाता है। इसका मतलब है इसमें बाह्य बल लग रहा है। पृथ्वी बल लगा रही है, हवा बल लगा रही है। यदि दोनों बल न लगाएं तो जैसे ये चल रहा है वैसे लाइफ टाइम तक क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। ठीक है, यदि ये दीवार स्थिर है तो अंतिम तक क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। ये हिलेगी डुलेगी नहीं जब तक इसमें बाह्य बल न लगाया जाए। अब जैसे भूकंप आ जाए, भूकंप क्या हो जाएगा? बाह्य बल हो जाएगा, तब ये हिलना डुलना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो गैलीलियो का नियम समझ में आया। इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, प्रथम नियम भी कहा जाता है। कितने नाम से आएगा परीक्षा में? गैलीलियो का नियम, दूसरा क्या हो गया? जड़त्व का नियम, और ये गति का प्रथम नियम। ठीक है, इसको अपनी भाषा में लिखना है। यदि कोई वस्तु एक समान गति से गतिशील है तो गतिशील रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक इसमें बाह्य बल न लगाया जाए। या कह सकते हो कि किसी वस्तु के विराम अवस्था में या गति अवस्था में तभी परिवर्तन होगा जब बाह्य बल लगेगा, है ना। यदि कोई, है ना, गति है, यदि गति को हम बदलना चाहते हैं तो क्या लगाना पड़ेगा? बाह्य बल। स्थिर है, उसको गति में लाना चाहते हैं तो क्या जरूरत पड़ेगी? बाह्य बल। इस तरह से गैलीलियो का नियम है। तो गैलीलियो ने उनको समझाया कि बल तभी लगेगा जब गति में परिवर्तन करना हो या स्थिर वस्तु को क्या करना हो? चलाना हो। बाकी चलाने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती। कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील में रही आएगी, एक बार चला दो, इसके बाद काम खत्म उसका। ठीक है, अब देखो इसको समझना, जड़त्व तो क्या होता है। सबसे पहले जड़ की बात करते हैं। पेड़ में जड़ होता है और किसी किसी इंसान को भी बोल देते हैं जड़ बुद्धि है, जब कोई समझ में नहीं आता, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? जड़ बुद्धि। तो यहाँ भी जो अपने अवस्था परिवर्तन का क्या करे? विरोध करे। कोई वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, इसी को क्या कहा जाता है? इनर्शिया या जड़त्व कहा जाता है। तो देखिए, वस्तु का वह गुण जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है उसे क्या कहते हैं? जड़त्व। और जड़त्व का नियम भी किसने दे दिया है? गैलीलियो ने दी। इसके कहने का मतलब ये है, यदि वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी। वो अपने अवस्था परिवर्तन का क्या कर रही है? विरोध कर रही है कि भाई मैं गति में हूं तो गति में रहने दो और स्थिर हूं तो स्थिर रहने दो। उस अवस्था की ये क्या करना चाहती है? विरोध। और देखो, और भी हमारे समाज में बहुत सारी चीजें ऐसे प्रचलित हैं, है ना। कैसे प्रचलित हैं कि जैसे मान लो कोई रिवाज हो गया कि हम यहाँ से लड़के वाले किसी के यहाँ बारात लेके जाते हैं, ये रिवाज बना हुआ है, ये एक जड़त्व तो कहला गया। यदि इस व्यवस्था को आप परिवर्तन करना चाहते हो कि लड़की वाले यहाँ बारात लेके आने लगे, अपने जो यहाँ पर रिवाज चलता है, तो क्या होगा यार? उसका क्या होने लगेगा? लोग क्या करेंगे? विरोध करेंगे। बस यही कहता है कि भैया हमारे जो गुण हैं, जो हमारी अवस्था है, उसको यदि परिवर्तित करोगे तो हम उसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। वही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जड़त्व कहला गया। जड़त्व की माप किससे की जाती है? द्रव्यमान से। पूरी लाइन रेड से लिखी है, ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आता है परीक्षा में कि जड़त्व की माप की जाती है। ऑप्शन दे दिया, लंबाई से, समय से, द्रव्यमान से, वेग से, बल से, कुछ भी ऐसे करके दे दिया। तो किससे नापेंगे उसको? द्रव्यमान से।
इसका मतलब ये है कि जिस वस्तु में जितना अधिक द्रव्यमान है उसका जड़त्व उतना अधिक होगा, है ना। यदि कोई भारी वस्तु चलती हुई है और मैं बोलूं कि इसको रोक दो, तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, है ना। मैं इसको फेंक दूं, आप इसे कैच कर लेंगे क्योंकि इसका वजन कैसा है, कम है। एक 5 किलो का गोला आपके तरफ फेंकूं, आप उससे भाग जाएंगे, सोचेंगे कि ये तो मेरे लग जाएगा, इसको मैं कैच नहीं कर पाऊंगा। माने उसका जड़त्व क्या है, अधिक है। जिसका द्रव्यमान जितना अधिक, जड़त्व उतना ही उसका क्या होता है, अधिक होता है। ये लाइन क्लियर हो गई। तो जड़त्व की माप किससे करते हैं, द्रव्यमान से। यदि आपके पास एक 5 किलोग्राम की वस्तु है, एक 10 किलोग्राम की वस्तु है, किसका जड़त्व अधिक होगा, 10 किलोग्राम, जिसका द्रव्यमान क्या होगा, अधिक हो जाए। ठीक है, इस तरह से। अब ये जड़त्व कैसी राशि होती है, अदिश होती है। द्रव्यमान है, द्रव्यमान वैसे भी अदिश होती है। तो जब हम किसी चीज़ को तौलते हैं तो विशेष दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, कैसे भी रख दो, है ना। आप इस पेन को ऐसे भी तौल दोगे, ऐसे भी तौल दोगे, ऐसा मोड़ के तौल दोगे, इसका वजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माने इसके तौल के द्रव्यमान निकालने पर ये दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कैसी राशि हो गई, अदिश। तो जड़त्व का मात्रक क्या है, किलोग्राम। क्यों, क्योंकि जड़त्व किसके बराबर होता है, द्रव्यमान के, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसलिए जड़त्व का मात्रक भी क्या हो गया, किलोग्राम। अब यहाँ आपसे कंफ्यूजन में प्रश्न पूछ दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है, आप जल्दी से बता दोगे क्या, किलोग्राम। लेकिन वहीं पर द्रव्यमान हटा के पूछ दे जड़त्व का मात्रक क्या है, वो भी क्या है, किलोग्राम। मात्रक वही है, किलोग्राम। ठीक है, जड़त्व को ही क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। इसका विमी सूत्र देखो, तो द्रव्यमान का विमी सूत्र क्या होता है, m होता है। ठीक है, तो जड़त्व के बारे में समझ में आ गया। चलिए फिर से बात करते हैं। तो क्या हुआ, वस्तु का वह गुण जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, जड़त्व। जड़त्व की माप क्या होती है, द्रव्यमान होती है। यदि द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व का मान कैसा होगा, अधिक होता है। जड़त्व कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। जड़त्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। जड़त्व का विमी सूत्र क्या होता है, m होता है। जान गए जड़त्व के बारे में। अब जड़त्व के प्रकार देखते हैं। तो जड़त्व के यहाँ पर 3 प्रकार हैं। किस किस का विरोध करेगी, सबसे पहले बात करते हैं विराम का जड़त्व। ये क्या है, विराम का जड़त्व। माने कोई वस्तु विराम में है तो किस में रहना चाहेगी, विराम में। वो फिर हटना नहीं चाहती है, वो अपनी जगह फिक्स कर लेती है। ठीक, कैसे, इसको देखते हैं। तो इसमें बस में या मोटरसाइकिल में या किसी चीज़ में सभी लोग तो बैठे ही होंगे। यदि मोटरसाइकिल में बैठे हो तो आप किस में हो, विराम में। आप किस में हो, विराम में। यदि अचानक से मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ जाए तो क्या होगा, हम पीछे की ओर ऐसे पीछे जाएंगे। तो वास्तव में होता क्या है यार, ये पीछे गया है, ये सही है, कि ये नीचा हिस्सा आगे गया है, ये सही है। मेरी बात पहले समझो, क्वेश्चन को समझना बड़े ध्यान से। मैं देखूं कि आप दिमाग लगा पाते हो कि नहीं। मोटरसाइकिल खड़ी है, कोई व्यक्ति उसमें बैठा है, वो किस में है, विराम अवस्था में। पूरा शरीर किस में है, विराम अवस्था। अचानक से मोटरसाइकिल वाला स्टार्ट किया और एकदम से स्पीड बढ़ा लिया तो ऐसे चला गया। तो मुझे बताओ कि इसमें ये वाला हिस्सा पीछे गया कि ये वाला हिस्सा आगे गया। हाँ, अब अच्छा सुनो, यहाँ पर आप गलत हो गए, यहीं पर नहीं समझ पाए। समझना, चल कौन सी चीज रही है, गाड़ी। गाड़ी के टच में कौन सा वाला हिस्सा है, ये। तो नीचे वाला हिस्सा आगे बढ़ गया, ये वाला नहीं बढ़ पाया, ये पीछे न हो गया है, ये आगे चला गया है यार। मेरी बात समझ में आ गई। आप सीट में बैठे हो तो सीट आगे बढ़ी, माने आपके कमर के नीचे का हिस्सा कहाँ चला गया, आगे, और ये वहीं का वहीं है, क्योंकि ऊपर था विराम का जड़त्व। वो विराम का जड़त्व कहता है कि भैया मैं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता हूं, जहां मैं था मुझे वहीं पर रहने दो। तो आपका निचला हिस्सा तो आगे हो जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मैं चला गया पीछे, पर यह बात गलत है। वास्तव में आपका पैर कहां चला गया, आगे।
ठीक है, ये क्या कारण हो गया? विराम का जड़त्व। अब चलो बस में चढ़ जाते हैं थोड़ा। ठीक, चढ़ गए। मान लो बस खड़ी है, उसमें आप बैठे हो सीट में, ठीक है। अब मेरा फिर से अब जवाब इस बार सही होना चाहिए। उसमें बैठे हो आप, माने सभी लोग विराम अवस्था में हैं। अब जैसे ड्राइवर बस को स्टार्ट करता, एकदम से बढ़ा दिया, तो क्या होगा? आपको महसूस होगा कि हम कहाँ चले गए? पीछे। पर वास्तव में इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? एक्सप्लेन कैसे करोगे भाई? कि जब बस आगे बढ़ती है तो हमारा निचला हिस्सा बस के साथ कहाँ चला जाता है? आगे। लेकिन पीछे का हिस्सा वहीं का वहीं रहता है। विराम के जड़त्व के कारण कहाँ रहता है? वहीं का वहीं रहता है, स्थिर रहता है। इसलिए हमको कैसा महसूस होता है? पीछे का झटका महसूस होता है। लेकिन आप किसी से भी पूछोगे तो वही बोला, मैं पीछे चला गया। मैं कहाँ चला गया? पीछे। ये फिजिक्स नहीं मानती है। फिजिक्स ये कहती है कि तुम पीछे नहीं गए हो, तुम वहीं का वहीं हो। ये वाला हिस्सा कहाँ चला गया? बस के साथ आगे चला गया। बात क्लियर हो गई? तो विराम का जड़ा तो यही है कि कोई वस्तु कहाँ रहनी चाहती है? विराम में है तो विराम में। तो बस में ये क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना। बस में बैठा व्यक्ति यदि अचानक बस चले तो अपने आप को पीछे जाते हुए महसूस करता है, क्यों? इसका जवाब क्या दोगे? तो क्या बोलोगे? जब बस चलती है तो व्यक्ति का निचला हिस्सा गति में आ जाता है, ठीक, जबकि ऊपर का हिस्सा कहाँ रहता है? विराम में रहता है। इसलिए उसको पीछे का झटका महसूस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब तो ये विराम का जड़त्व है। तो देखो यहां पर बस का है, यदि बस अचानक से रुकती है, ऊपर वाला है, यदि बस अचानक से चलती है तो उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर गिरता हुआ महसूस करता है ना? ये किसके कारण होता है? विराम के जड़त्व के कारण। कंबल को पीटने पर धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। कोई भी कपड़ा हो यार, ये दरी है, दरी को उठाओ और ऐसे ऐसे डंडे से मारो तो क्या हो गया? धूल उड़ेगी। अब इसको एक्सप्लेन करो इसी से। जब आप मारते हो तो कंबल के धागे गति में आ जाते हैं और कचड़ा वो नहीं जाना चाहता है, बोलता है मैं विराम में हूं। तो कहां रहेगा? विराम में स्थिर। तो कंबल तो इधर सरक गया, कचड़ा नहीं सरकता, इसलिए कचड़ा झड़ जाता है। समझ में आया विराम का जड़त्व? तो यहां पर कंबल को आप जब डंडा से पीटते हो तो कचड़ा क्यों गिरता है? तो आप बोलोगे कि जब हम उसको डंडे से पीटते हैं तो कंबल किस में आ जाता है? गति में। लेकिन कचड़ा गति में नहीं आता, वो विराम में ही रहता है। इसलिए कचड़ा कहाँ गिर जाता है? नीचे गिर जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें। और पेड़ को हिलने से फल नीचे गिरते हैं। अब यहां समझना, पेड़ से जब आप कभी पेड़ में चढ़े होगे, जामुन के पेड़ में, आम के पेड़ में, फल क्यों गिरने लगते हैं? वजह क्या है? मान लो ये एक डाली है, इस डाली में एक आम का ये फल है, ठीक है, ये लटका हुआ है। अब इसको आप हिला रहे हो। अभी शुरू में क्या है? विराम में। किस में है? विराम में। तो यहां समझना क्या है, आप इसको हिलाएं, इससे डंठल हिल गया, पर ये इसका द्रव्यमान ज्यादा है, ये नहीं हिलता है। बोलता है भैया मैं विराम में हूं, तो कहां रहूंगा? विराम में। तो ये डंठल उधर जाता इधर जाता, पर ये आम इधर उधर नहीं जाता है, तो कहां हो जाता है? गिर जाता है। आम किस में रहेगा? विराम में। समझ में आया कि कोई भी फल है, उस पेड़ को हिलाते हैं या फिर हवा ही हिलाती है तो फल क्यों गिर जाता है? गिरने का कारण ये है कि जब पेड़ हिलता है तो डंठल तो हो जाता है गति में, लेकिन फल गति में नहीं होता, विराम में ही रह जाता है। इसलिए वो क्या हो जाता है? गिर जाता है। लाइन क्लियर हो गई? तीनों चीजें। चलिए अब अगली बात मैं करता हूं यहां पर, गति का जड़त्व। इसका मतलब जो वस्तु गति में है वो किस में रहना चाहेगी? गति में, है ना? यदि आप रोकोगे तो उसका क्या करेगी? विरोध करेगी। चलो देखते हैं बस में ही। अब बस खड़ी नहीं है, बस क्या है? चल रही है। यदि इसको भी एक्सप्लेन करना, क्योंकि परीक्षा में आएगा कि चलती हुई बस में बैठा यात्री यदि बस अचानक रुक जाए तो आगे की ओर झुकता हुआ महसूस करता है। इसमें कैसे एक्सप्लेन करोगे? यदि आप बस में बैठे हो, ब्रेक मारेगा, आप ऐसे हो जाते हो, तो इसमें क्या हो गया यार?
आप जो है दिमाग में बैठाए रहना कि हमको निचले हिस्से की ही बात करना है, ऊपर के हिस्से की बात नहीं करना है। ठीक है, तो देखो जब वो ब्रेक मारता है तो निचला हिस्सा का हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन ऊपर वाला किस में था? गति में था, इसलिए वो आगे की ओर, बस आगे जा रही थी, तो कहां की ओर जाएगा? आगे की ओर ही जाएगा। बात समझ में आ गई क्या है? ठीक है, आप किस में हो? बस चल रही है, माने आपका पूरा शरीर, बस उसके यंत्र तंत्र जितने हैं सब किस में है? गति में। जब एकाएक ब्रेक मारता है तो बस तो रुक जाती है, हमारा निचला हिस्सा रुक जाता है, पर यह बोलता है मैं गति में ही रहूंगा। मैं गति में था, कहाँ रहूंगा? गति में, इसलिए कहाँ बढ़ता रहता है? आगे ही बढ़ता रहता है। तो मुझे जवाब देना, थोड़ा सा मेरे साथ भी एक हादसा हो गया था बहुत पहले। मैं ट्रेन से उतरा और ट्रेन चलने वाली थी, ठीक है, माने चल ही दी, और चलती ट्रेन में मैं कूदा तो मैं फेंका करके एक खंभे में टकराया। हालांकि बैग था तो पहले बैग लगा, फिर मेरा सिर लगा, उसमें नुकसान नहीं हुआ था। ठीक है, पर अब वहां पर फिजिक्स नहीं लगाया था मैं। फिजिक्स लगाएंगे तो कैसे करेंगे? मुझे बताना, यदि बस आगे चल रही है और चलती हुई बस से आपको कूदने का मन कर रहा है, माने धीरे धीरे चल रही है, कई बार ऐसे होता है। हाँ, अच्छा, बोल रहे हो कि हम कूदेंगे नहीं, कंडीशन देखो कैसे कैसे है। मान लो कोई ट्रेन में करकेली वाला व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, ट्रेन वहाँ पर नहीं रुकती, लेकिन उसको उतरना है और वो सोच रहा है कि यहाँ पर क्या होगी? स्लो होगी, तो मैं क्या करूँगा? कूद जाऊँगा। अब वो कैसे कूदे कि उसको चोट ना लगे? जैसे ट्रेन इधर जा रही है तो कूद करके उसको रुक जाना चाहिए, ट्रेन की दिशा में दौड़ जाना चाहिए, ट्रेन के पीछे दौड़ जाना चाहिए, या इस दिशा में दौड़ना चाहिए? ठीक है, अब मैं वही एग्जाम्पल बस में ले लेता हूं। आप बस में चढ़े हैं, कभी कभी ड्राइवर ये सोचता है लड़का तो है कूद के निकल जाएगा, धीरे भर करता है, तुरंत रोकता नहीं, आप बस से रुक जाते हैं, तुरंत गिरे और आपको चोट भी लग जाती है। लेकिन आप क्या करें कि चोट न लगे? तो देखो, हाँ अब सुनो, जो गति की है वो कहता है कि यदि कोई वस्तु गति में है तो उसको किस में रहना चाहिए? गति में। जब आप बस से या ट्रेन से कूदते हो चलती हुई में, तो आप किस में हो? गति में। आप किस में हो? गति में। कूदते समय भी आप में किस में होना चाहिए? गति में। जिस दिशा में ट्रेन है या बस है, आप कूदो और उसी दिशा में दौड़ लगाना चालू कर दो जब तक कि धीरे ना हो जाओ, आप सुरक्षित रहोगे। ठीक है, फिजिक्स ये कहती है। हाँ, तो इस तरह से आपको ये काम करना है ना। ये सब किसके उदाहरण हैं? गति के, जड़त्व के। देख लो, तो यहाँ पर बस वाला भी है। यदि बस अचानक से रुकती है तो उसमें बैठा यात्री आगे की ओर गिरता है। किसके कारण? इसको क्या कैसे एक्सप्लेन करोगे कि चलती हुई बस में नीचे का हिस्सा क्या हो जाता है? रुक जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा गति के जड़त्व के कारण क्या होता रहता है? चलता रहता है, इसलिए उसको झटका महसूस होता है। फिर थोड़ी देर में कंट्रोल कर लेता है, लेकिन थोड़ी दूर तो चलता ही है। अगला देखो, यदि कोई व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो उसको किस दिशा में दौड़ना चाहिए? बस की दिशा में दौड़ना चाहिए, एकदम से नहीं रुकना चाहिए, वो गिरेगा, लगेगा, है ना। यदि चलती बस में, ट्रेन में किसी में कूद जाते हो और तुमको चलना होता है तो वैसे। और कई बार ये हो जाता है। मेरे यहाँ की एक बच्ची थी, तो वो लिफ्ट लेकर के स्कूल से चढ़ी, एक मोटरसाइकिल वाला था, उसका गांव आया तो वो उतारे नहीं, वो आगे बढ़ाने ले जा रहा था। बोले थे रुको भैया रुको, उतारे नहीं। अब वो कूद गई तो ये सब छिल गया, ये घुटना उठना, डर के मारे। ठीक है, तो अब हालांकि वो 9th में थी, थोड़ा बहुत उसको ज्ञान होता तो कूदने के बाद होश उस दिशा में क्या होती? दौड़ती, उसको ना लगता उतना चोट। ठीक है, ऐसा। चलिए, अब अगला देख लीजिए। अगला जड़त्व तो है दिशा का जड़त्व, माने कोई वस्तु जिस दिशा में जाना चाहती है उसी दिशा में रहती है। दिशा का पता कैसे लगाएंगे? घूमती हुई वस्तु की दिशा देखो, यदि कोई वस्तु घूम रही है, इसकी दिशा बताना है, तो इसमें किसी भी बिंदु पर क्या खींच दो? स्पर्श रेखा। ये इसकी क्या कहला गई? दिशा। ये क्या इसकी क्या कहलाएगी? दिशा। मान लो मैं यहां पर करता हूं
तो ये भी इसकी स्पर्श रेखा खींचो, ये क्या है, दिशा। तो दिशा के लिए हम क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा। ठीक है, मान लो एक पत्थर को आप ऐसे घुमाते हो, ठीक है, अचानक से माने उसमें रस्सी में बांध के, वो बंदर को मारने वाला नहीं रहता, हाँ नहीं नहीं, एक कपड़े का रहता है, यहाँ पत्थर कर लेते हैं, दोनों सिरा पकड़े रहते हैं, उसको घुमाते हैं, नहीं गुल्ला नहीं, गुल्ले में खींचते हैं, है ना। जो लोग यहाँ पर कुछ गांव में जो बंदरों को मारते हैं उसको ध्यान देना, एक कपड़ा होता है, ये कपड़ा या फिर धागा जैसे बना होता है, यहाँ थोड़ा सा भाग बड़ा होता है, फिर यहाँ धागा जैसे रहता है, यहाँ क्या फंसाते हैं, पत्थर। अब इसको ऐसे ऐसे तेजी से घुमाते हैं, फिर एक धागा छोड़ देंगे, है ना, तो पत्थर घूमता नहीं रहता, पत्थर कैसे जाता है, सीधा स्पर्श रेखा की दिशा में जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी दिशा, घूमते ही वस्तु की दिशा क्या होती है, स्पर्श रेखा होती। ये लाइन समझ में आ गई, तो इसकी ये दिशा होगी। अब समझना, आप बस में बैठे हो, बस यदि ऐसे मुड़ रही है तो आप ऐसे हो जाते हो। कभी देखना सीट में ज़्यादा झुक रही हो तो आप ऐसे होने की कोशिश करते हो कि मैं गिरे जा रहा हूँ। या फिर मोटरसाइकिल भी चला रहे होगे, मोटरसाइकिल ऐसे थोड़ी मोड़ोगे तो अपने को थोड़ा सा कैसा करने की कोशिश करते हो, सीधा करने की कोशिश। अब होता क्या है, होता क्या है, जब मोड़ते हो तो नीचे का हिस्सा तो मुड़ जाता है, ऊपर का हिस्सा बोलता मैं ना मुड़ूंगा, जड़त तो है ना उसके अंदर, दिशा का क्या है, जड़त, नहीं मुड़ पाता, इसलिए कहाँ की ओर जाता है, वो बाहर की ओर चला जाता है। ये क्या होता है, दिशा का जड़त होता है। और सुनो, यदि आप साइकिल या मोटरसाइकिल देखे होगे, या ट्रक, ट्रेन, बस जो भी है, ट्रेन को छोड़ दो, ट्रक और बस, मडगार्ड जो होता है, कीचड़ को पकड़ने वाला मडगार्ड होता है, मड माने कीचड़, वो आगे लगता है कि पीछे लगता है पहिया के, मतलब मेरे कहने का मतलब ये पहिया है ना, ये इस तरह से, ये मैं साइकिल ही बना देता हूं, मान लो यहाँ पर स्टैंड कुछ ऐसा ऐसा करके ये साइकिल हो गई। ठीक है, ठीक है, तो मुझे ये बताओ, मडगार्ड लगाना है तो इधर लगेगा कि इधर लगेगा, ठीक, ये कहाँ लगता है, पीछे, कहाँ लगता है, पीछे। अभी यहाँ पर आपको ये भी भ्रम होगा, ये पहिया आगे घूमता है कि पीछे घूमता है, पहिया आगे घूमता है कि पीछे घूमता है, आगे की ओर घूमता है। आप आगे बढ़ते हो पर पहिया घूमता है पीछे। ठीक है, इसका टेस्ट कर लेना, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते आप पागल हो जाओगे अब कुछ दिन में। एक काम करना, साइकिल को जहां पर थोड़ी बहुत पानी भरा हो वहां पर खड़ी कर देना, इसका टायर किसमें टच होना चाहिए, पानी में। अब इसका पैडल चलाना, पानी इसका आगे की ओर फेंकाएगा कि पीछे की ओर, तो पहिया कहाँ घूम रहा है, पहिया कहाँ घूम रहा है, पीछे, आगे नहीं घूमता है। हमको लगता है आप यहाँ देखोगे, यदि आगे घूमता तो पानी आगे ना फेंकता यार। ठीक, हाँ, यहाँ पास यही समझना है, मडगार्ड से जो कचरा निकलता है वो कहाँ जाता है, पीछे की ओर, पहिया पीछे घूम रहा है तो कचरा लेके पीछे जाता है। ठीक, वही तो है न्यूटन का जो तीसरा नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया की क्या होती, बराबर। जब आप आगे जा रहे हो माने पहिया कहाँ जा रहा है, पीछे, तभी तो जा रहे हैं, नहीं साइकिल आगे कैसे बढ़ेगी जब पहिया पीछे ना जाएगा तो। ठीक है ना, वो न्यूटन के तीसरे नियम का विरोध हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो मैं सिर्फ अभी यहाँ पर दिशा का जरा तो बता रहा था, यहाँ पर स्पर्श रेखा ये जाएगी ना तो कचरा पीछे की ओर जाता है, इसलिए इसमें क्या लगाते हैं, मडगार्ड। तो वो जो कचरे की दिशा है ना, वो दिशा के जड़त्व को बताती है कि वो इसी दिशा में जाएगा। ठीक है।